जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार। पुराने वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो ज्योग्राफी का पार्ट था उसमें हमने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखा। हमने देखा हम ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमने बात की थी जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, हमने बात की थी क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, हमने बात की थी ओशनोग्राफी के बारे में। बच्चों, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। कुछ लोगों ने बोला था कि सर साइंटिस्ट का नाम मेंशन कर देना। साइंटिस्ट का नाम सभी कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है नोट्स के अंदर, और नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर शक्ति पेज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो वहां पर जाइए आप और आप नोट्स देखिए, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। पुराने लेक्चर में हमने क्या देखा था, यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स के बनने से रिगार्डिंग कुछ हाइपोथेसिस देख ली थी, कुछ थ्योरी देख ली थी। वहीं मैंने लाइट ईयर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी लोगों से, और उस क्वेश्चन का आंसर था लाइट ईयर इज द यूनिट विच ट्रेवल लॉन्ग, विच मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। जो बहुत बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करता वही लाइट ईयर होता। आप सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने, मुझे तो अभी तक एक कोई नहीं दिखा जिसने कि कुछ गलत आंसर किया हुआ। आप सभी ने उसका सही आंसर किया था, दैट लाइट ईयर इज द यूनिट टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर किया जाता है लाइट ईयर से। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर के बारे में। अर्थ जब हमने कल बना दी थी तो अगला सवाल हमारे मन में क्या आता है, क्यूरियोसिटी जो हमारे मन में आती है वो ये है कि अर्थ के इंटीरियर में अब क्या होगा। फिर अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के बाद हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि अर्थ के ऊपर बच्चों टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं या फिर 7 महाद्वीप होते हैं। वो 7 महाद्वीप अर्थ के ऊपर कैसे आए। हम सभी एशिया के अंदर रहते हैं। एशिया विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसी एशिया के अंदर हम सब रहते हैं। तो अर्थ के ऊपर टोटल जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो 7 कॉन्टिनेंट्स कहां से आए। क्या अर्थ जब बनी थी तब अर्थ के बनने के साथ साथ 7 कॉन्टिनेंट थे, या फिर अर्थ के बनने के कुछ टाइम बाद 7 कॉन्टिनेंट आए, या फिर शायद कुछ ऐसा था क्या कि अर्थ के बनने के टाइम पर 7 से कम थे, या फिर इन फ्यूचर आज 7 है कल 10 हो जाएंगे। तो क्या होगा, क्या थी इस चीज के रिगार्डिंग, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, और कितने कॉन्टिनेंट्स हमारी अर्थ सरफेस पर अभी है और कितने इन फ्यूचर हो सकते हैं, उसके बारे में हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते बिना वक्त जाया किए। पहले हम देखेंगे हमारी जो अर्थ जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, उस अर्थ का शेप क्या है, किस शेप की अर्थ। सभी लोग जानते हैं कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, अर्थ एक जियोइड शेप में है। ये जो शेप आपको दिख रहा है, इट इज जियोइड शेप। अर्थ जो है, अर्थ जियोइड शेप में, मतलब जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर थोड़ी सी स्वेलिंग है और पोल्स पर थोड़ा सा फ्लैट सरफेस है। जैसे कि हमारा एक ऑरेंज होता है, आप सभी लोगों ने ऑरेंज देखा, जो ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा फ्लैट होता है और बीच में फुला हुआ रहता है। उसी की तरह है हमारी अर्थ, जिसे जियोइड शेप बोलते हैं। बाकी अर्थ को फ्लैट बोल सकते हैं क्या? क्या आपने कभी सोचा कि अर्थ फ्लैट हो सकती है? जी नहीं, हमारे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आता। बचपन से हम सभी लोग यही पढ़ता है कि अर्थ गोल है, अर्थ फ्लैट नहीं है। बट क्या प्रूफ है उस बात का कि अर्थ गोल है, अर्थ फ्लैट नहीं है? तो पहले ज्योग्राफर्स, सारे हिस्टोरियन, सभी लोग यह मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाते हैं और जब हम समंदर पार करते हैं तो एकदम से पाताल आ जाता है, और पाताल आ जाने के कारण हम नीचे गिर जाते हैं और हमारी मौत हो जाती है। इसी मिथ को रोंग प्रूफ करने के लिए फर्डिनेंड मैगेलन ने अपने कुछ साथियों के साथ समुद्र की यात्रा शुरुआत की। तो फर्डिनेंड मैगेलन ने यूरोप से समुद्र की यात्रा स्टार्ट की और वो यूरोप से गए और वो घूम कर वापस यूरोप तरफ आ गए। अगर अर्थ सच में फ्लैट होती तो मैगेलन जिंदा नहीं बचता। हम भी मान जाते कि यही बात है। तो उन्होंने यह प्रूव किया था कि अर्थ एक स्फीयर है, एक जियोइड शेप में है।
अर्थ जो है वो गोल है, अगर आप किसी पॉइंट से जाओगे तो आप उसी पॉइंट पर वापस लौट भी आओगे। ये फर्डिनेंड मैगेलन ने कहा था। दूसरा एक और छोटा सा प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं, एक ऑब्जर्वेशन है। आप में से कई लोग फ्लाइट के अंदर बैठे होंगे, जब आपने देखा होगा जब टेक ऑफ करता है प्लेन, जब ऊपर की तरफ जाता है प्लेन, एक्चुअल में लोअर स्ट्रेटोस्फियर में उड़ता है और अपर ट्रोपोस्फियर में उड़ता है। ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में तो हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे। तो जब प्लेन उड़ता है तो प्लेन के उड़ने के साथ साथ जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं अर्थ को, तो अर्थ हमें एक कर्व के फॉर्म में दिखाई देता है, और वही कर्व प्रूफ करता है कि जो अर्थ है, अर्थ एक स्फेरिकल शेप है, एक जियोइड शेप है, अर्थ रेक्टेंगुलर शेप नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद अर्थ के शेप को जानने के बाद हम अर्थ के रोटेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है 24 घंटे में। जिस पॉइंट से अर्थ ने रोटेट करना स्टार्ट किया था, ठीक उसी पॉइंट पर अर्थ 24 घंटे के अंदर लौट आएगी, जिसे अर्थ का रोटेशन भी कहते हैं। इसी रोटेशन के कारण हमारी अर्थ पर दिन और रात होते हैं। याद रखने के लिए यहां पर यह फैक्ट जरूरी है कि अर्थ अपनी एक्सिस से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। यह बात हमेशा याद रखना कि अर्थ अपनी एक्सिस से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। आप खुद सोचो, जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी तो ईस्टर्न साइड से सनलाइट आगे बढ़ेगी। ये तो सन है, सन तो फिक्स है, सन तो ऐसा है नहीं कि सन मूवमेंट कर रहा। मूवमेंट कौन कर रही, रोटेशन कौन कर रहा, अर्थ। तो अर्थ जैसे जैसे रोटेट करेगा और जो फेस सन को देखता जाएगा उस फेस पर उजाला आता जाएगा। तो इसीलिए ईस्ट से सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमकर आती है। ठीक है, जैसे आप स्कूटी पर बैठे हो और आप पीछे से आगे की तरफ जाते हो तो हवा किस तरफ आएगी, सबसे पहले तो आपको आगे से पीछे की तरफ लगेगी ना। उसी तरीके से जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है तो ईस्टर्न साइड से सनराइज होता जाता है, क्योंकि सूरज की लाइट भी ईस्ट टू वेस्ट ही जाती है। रोटेशन के बाद आगे हम बात करते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में। अर्थ इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड दी सन। जो सन होता है उस सन के अराउंड अर्थ इलेप्टिकल पाथ में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। रिवॉल्यूशन अर्थ सन के अराउंड 365 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, यही रिवॉल्यूशन रीजन होता है कि हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर सीजन्स होते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के नजदीक होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के नजदीक होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होता है, और जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, जब सन की लाइट सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ गिरती है, उस टाइम पर यहां पर होता है समर। एक्चुअल में ये जो कभी सन की लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गिरना, कभी सन की लाइट सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गिरना, क्या है ये? आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो बेटा, आप सभी लोगों ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब को आपने देखा होगा। ग्लोब हमेशा ऐसा रहता है, उसमें जो उसकी जो डंडी होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है। आप अच्छे से पकड़ पाओ इसलिए वो नहीं बनाई जाती कि आप थोड़ा सा अच्छे से पकड़ लो इसलिए उसको थोड़ा टेढ़ा बना दिया, नहीं। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है, उस टिल्टेशन के कारण उसे ऐसा बनाया गया है। तो अब आप खुद सोचो, ये मार्कर अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ पोल एकदम नॉर्थ में ना होते हुए थोड़ा सा टिल्टेड है, कुछ इस टाइप से। अब जब ये टिल्टेशन के कारण, ये सन है, एक बार सन की लाइट अब यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गिर रही, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम। जब अगेन अर्थ रिवॉल्व करके इस तरफ आएगी, अब सन की लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में कम। समझ में आया? देखो एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं मैं आपको। यह है अर्थ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। सेम यहां पे भी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, वो बीच में है सन। तो एक बार सन की लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी जब अर्थ का रिवॉल्यूशन यहां पर होगा। जब अर्थ रिवॉल्व करते हुए यहां तक आ जाएगी तब सन की लाइट सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम होगी। तो जब सन की लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होगा, और जब सन की लाइट सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होगा। ठीक है, तो यही रिवॉल्यूशन जो होता है, इसी रिवॉल्यूशन
कंप्लीट होता है पूरे 1 साल के अंदर, ठीक है। और इसी रिवॉल्यूशन से हमारी धरती के ऊपर अलग अलग सीजन्स होते हैं। इंडिया की ही बात करूं मैं, इंडिया में इन द मंथ ऑफ जनवरी, जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी का टाइम होता है तो इंडिया में सर्दी का मौसम होता है, जाड़े का मौसम होता है। वही दिसंबर के बाद या फिर फरवरी के बाद जब हम मार्च और अप्रैल की बात करते हैं तो मार्च और अप्रैल में वसंत का मौसम आता है। वसंत का मौसम आता है जिसमें पेड़ों पर फूल खिल जाते हैं, पलाश के फूल खिल जाते हैं, कई बागों में कोयल कुहू कुहू करने लगती है। तो ये वसंत का मौसम होता है जब हम वसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं। किस टाइम पर? मार्च अप्रैल में, जब होली का उत्सव मनाया जाता है। मार्च अप्रैल के बाद मई जून जुलाई के टाइम तक गर्मी चलती है, मई जून तक, और जून के बाद जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने में इन 4 महीने में बारिश होती है। जून जुलाई अगस्त सितंबर। इंडियन मॉनसून जो है वो इंडिया में ऑनसेट होता है 1 जून को केरला की तट पर, और फिर इंडिया में बारिश होती है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 महीनों में इंडिया के अंदर होती है बारिश, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। सितंबर के बाद जब हम अगेन अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर के टाइम पर हमारे यहां हेमंत ऋतु होती है, या फिर सिंपली जिसे हम ऑटम भी कहते हैं। ऑटम कब होता है हमारा? अक्टूबर नवंबर में, और फिर अगेन हमारा जाड़े का सीजन आ जाएगा, विंटर का सीजन आएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा कौन सा सीजन? स्प्रिंग का सीजन। तो ये एक सीजन की साइकिल होती है। जब इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो इन एक एक सीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सीजन क्यों होते हैं? ये सीजन होते हैं अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने के कारण। अब देखते हैं यहां पर 2 नई टर्म आती है, पेरीहेलियन एंड एपहेलियन। पेरीहेलियन क्या होता है और एपहेलियन क्या होता है, उसके बारे में अभी हम यहां पर बात करते हैं। एक सेकेंड। यह है सन, और यह है अर्थ। अपने इलेप्टिकल पाथ के कारण अर्थ का मूवमेंट कुछ इस टाइप से होता है कि अर्थ एक बार सन के नजदीक आती है और एक बार सन से दूर जाती है, जिसे हम इलेप्टिकल पाथ भी बोलते हैं। देखिए जैसे यहां पर अर्थ और सन एक दूसरे के बिल्कुल पास है, और इस पास वाली कंडीशन को हम बोलते हैं पेरीहेलियन। वही जब अर्थ और सन एक दूसरे से दूर होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपहेलियन कंडीशन, एंड दिस वन इज पेरीहेलियन कंडीशन। में जब अर्थ सन के बिल्कुल नजदीक होती है उस टाइम पर इसकी डिस्टेंस जो होती है इट इज 147.9 मिलियन किलोमीटर। आप खुद समझ रहे हो कि इतनी ज्यादा डिस्टेंस है, तो इन डिस्टेंस को किस चीज से मेजर करना चाहिए? हमने पुराने टॉपिक के अंदर देखा था कि इन एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंसेस होती है, इन डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लाइट ईयर से भी। दूसरा, जब अर्थ सन से बहुत ज्यादा दूर होगी, दैट इज एपहेलियन कंडीशन, तो एपहेलियन कंडीशन में डिस्टेंस होगी 152.1 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर। अगर आपको एवरेज निकालना है कि अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस क्या होगी, अच्छा ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस निकाल कर दो। आप लोग आसानी से निकाल लोगे। मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों को ऐड करना है और उसे डिवाइड करना है 2 से। जो आंसर आएगा वही एवरेज डिस्टेंस होगी बिटवीन सन एंड दी अर्थ। अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा अर्थ का शेप, अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं अर्थ के लिथोस्फीयर के फॉर्मेशन के बारे में। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर अर्थ का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, अर्थ के सरफेस का, जो रॉक्स से मिलकर बनता है। तो इस लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? दोस्तों, शुरुआत में जब अर्थ बनी थी
अर्थ के बनने के वक्त कई सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज अर्थ सरफेस पे हो रही थी। वोल्केनिक एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे ये वोल्केनो आप देख रहे हो, इंटीरियर से लावा निकल के आता है, लावा बाहर आता है, बाहर आकर सोलिडिफाई हो जाता है। अर्थ के इंटीरियर से भी, जब अर्थ नेबुला से बाहर निकली थी, अर्थ के इंटीरियर से लावा बाहर निकल के आना लगा और बाहर आने के बाद वो धीरे धीरे हर जगह पर एक्यूमुलेट होने लगा। जब लावा बाहर निकलता है, एक्यूमुलेट होता है, ठंडा होता है, तो क्या बनता है, नए नए रॉक्स बनते हैं। अगर यदि बेसाल्टिक लावा है तो उससे ब्लैक सोइल बनती है। इस टाइप से जहां से लावा निकला वहां वहां चट्टानें बनने लगी और इन्हीं चट्टानों के साथ साथ हमारी अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट, वो धीरे धीरे बनने लगी। लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होने लगा। जब लिथोस्फीयर का यहां पर फॉर्मेशन होने लगा, अब लिथोस्फीयर के साथ साथ अर्थ के अंदर अलग अलग डेंसिटी वाले एलिमेंट्स थे। जैसे कि अर्थ के अंदर आयरन था, अर्थ के अंदर एल्यूमिनियम था, अर्थ के अंदर मैग्नीशियम था, अर्थ के अंदर सिलिकॉन था। तो जिन मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा थी, वो मेटल्स अर्थ के अपनी एक्सिस पर जब रोटेट हो रही थी, तो हेवियर जो मेटल थे वो सेंटर में जाकर एक्यूमुलेट हो गए और जो लाइटर मेटल थे वो लाइटर मेटल आ गए बाहर उसकी क्रस्ट पर। तो हेवियर मेटल जैसे कि निकल एंड आयरन हमें अर्थ के इंटीरियर में मिलते हैं, और जो लाइटर मेटल होते हैं जैसे कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ये हमें अर्थ की आउटर क्रस्ट में मिलने लगे। हेवियर मेटल अर्थ के अंदर चले गए और लाइटर मेटल अर्थ के बाहर आ गए, और इस तरीके से लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होने लगा। वही जो वोल्केनो से लावा निकल रहा था, वो लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और ठंडा होने के साथ साथ अर्थ के ऊपर क्रस्ट बनी, लिथोस्फीयर बना। और लिथोस्फीयर के साथ साथ यहीं पर हम बात करते हैं कि ओशियंस भी कहां पर आए थे। इसी लिथोस्फीयर के ऊपर है ओशियंस। तो ओशियन दोस्तों यही वोल्केनो जो थी, इन वोल्केनो के अंदर से वाटर वेपर निकलकर बाहर आने लगी। वाटर वेपर मतलब H2O, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें इन्हीं वोल्केनो के अंदर से जब बाहर आने लगी, तो बाहर आ जाने के बाद ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में गई, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और जब स्टीम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो अगली प्रोसेस वहां पर होती है कंडेंसेशन की। तो जैसे ही वाटर वेपर अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकली, एटमॉस्फेयर में जाकर ठंडी होने लगी, तो ठंडे होने के कारण यहां पर बादल बने, और बादल बने और धीरे 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 बारिश होने लगी। अभी तक भी हमारी अर्थ के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी तक हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन मिलता बट किसी के कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलता था, कार्बन के साथ मिलता था, फ्रीली ऑक्सीजन नहीं था, जैसे कि O2। अभी यहां से निकलने लगा वाटर वेपर, और वाटर वेपर से धीरे धीरे बादल बने। जो धरती होती है, धरती के बाहर बादल बने। बादल जैसे ठंडे हुए, सेचुरेट हुए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन हुई प्रेसिपिटेशन, और जैसे बारिश होने लगी, तो इसी अर्थ के ऊपर जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने लगे। अर्थ पहले ऐसा तो था नहीं कि पूरी एकदम गोल है, कुछ रेजेड शेप में थी। तो जो गड्ढे थे, जो लो लाइंग एरिया थे, जो लो एलिवेटेड एरिया थे, जिनकी हाइट बिल्कुल कम थी, उन एरिया के ऊपर जैसे ही बारिश हुई, तो बारिश का पानी वहां पर एक्यूमुलेट होने लगा। जी हां दोस्तों, उन गड्ढों के अंदर, उन रेगेड टोपोग्राफी के अंदर जब बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा, तो इकट्ठा होते होते वहां पर बनने लगे सागर, फिर ओशियंस बने। तो ओशियंस कैसे बने? पहला तो कि कुछ कॉमेट्स थे। कॉमेट्स क्या होते हैं? हमारी अर्थ जिस तरीके से एक सेलेस्टियल बॉडीज है, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज कॉमेट्स भी होते हैं, जो कि आइस से मिलकर बने होते हैं, फ्रोजन गैसेस से मिलकर बने होते हैं। तो जब अर्थ गर्म थी, तो कई सारे कॉमेट्स अर्थ पर गिरे थे। तो जब वो अर्थ पर गिरे तो मेल्ट हो गए, उनका पानी आया। दूसरा, वोल्केनो के अंदर से निकला वाटर वेपर के फॉर्म में, वो वाटर वेपर कंडेंस हुआ, और कंडेंस होने के बाद धीरे धीरे अर्थ के ऊपर ओशंस बनने लगे। और जब ओशंस बनने लगे, तो इन ओशन के अंदर कई सारी बैक्टीरिया आई। ध्यान से समझना मेरी बात। जब ओशंस बन चुके थे, तो बनने के बाद यहां पर कई सारी बैक्टीरिया आई, जो कि ओशन के अंदर थी, जिन्होंने एनारोबिक रिएक्शन की। एनारोबिक रिएक्शन मतलब रिएक्शन इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहां पर एनारोबिक रिएक्शन की, और जब उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की,
तो वही ऑक्सीजन धीरे 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 करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने लगी। मतलब अर्थ में पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बट जब समुद्र बना और समुद्र के अंदर कीमोसिंथेसिस के थ्रू, कुछ प्रोसेसेस के थ्रू कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, कुछ बैक्टीरिया आई, उन बैक्टीरिया ने जैसे ही रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, उस रेस्पिरेशन, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते तो क्या होता है, कार्बन को कंज्यूम करते, ऑक्सीजन को रिलीज करते। उसी तरीके से इन्हीं बैक्टीरिया ने धीरे धीरे ऑक्सीजन को निकाला और फिर ऑक्सीजन हमारे सामने आया। देखने पे तो नहीं दिखता, पर महसूस कर सकते हो। मेरी आवाज को सुनने के साथ साथ आप लोग जो सांस ले रहे हो वो इस ऑक्सीजन के थ्रू ही है। तो ये ऑक्सीजन इस तरीके से धरती पर आया था। वोल्केनो के अंदर से पानी निकला, पानी से बादल बने, बादल धरती पर गिरे, बारिश हुई और बारिश हो जाने के कारण समुद्र भरे और समुद्र के अंदर बैक्टीरिया आई जिसने रेस्पिरेशन किया और फिर बना ऑक्सीजन। और उसके भी कई टाइम बाद जाकर लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, जिसके बारे में हम फर्दर आगे देंगे। तो इस तरीके से हमारी अर्थ सरफेस के लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है कि अर्थ के अंदर से वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू हॉट लावा बाहर आता था और वही हॉट लावा धीरे धीरे सोलिडिफाई होने लगा और सोलिडिफाई हो जाने के बाद अर्थ की क्रस्ट बनी, अर्थ की सरफेस बनी, जिसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और अर्थ जैसे अपनी एक्सिस पर रोटेट होते जा रही थी, रोटेट होने के कारण हेवियर पार्टिकल जैसे कि आयरन, ऐसे हेवियर पार्टिकल सेंटर में चले गए और लाइटर पार्टिकल जो है वो बाहर आ गए। इसीलिए जब हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हेवियर पार्टिकल सेंटर में थे और लाइटर पार्टिकल बाहर आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानते हैं। एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या होगा। देखिए, जो आपको यहां ग्लोब दिख रहा है, इसी ग्लोब का कटा हुआ स्लाइस ये वाला पार्ट है जो तरबूज की तरह दिखाई दे रहा। एक्चुअल में ऐसी ही हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ का ये जो सेंटर है, जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा, इसे हम बोलते हैं दोस्तों कोर। कोर वो एरिया होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। कोर के बाद जो पार्ट आता है दैट इज मेंटल। दिस वन इज योर मेंटल। ये हो गया कोर, ये हो गया मेंटल। और जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, इस आउटर मोस्ट लेयर को हमने बोला है क्रस्ट, जिसके ऊपर आप लोग चलते हो, जिसके ऊपर मैं चल रहा हूं, जिसके ऊपर आपने आपका फोन रखा हुआ है, आप पढ़ रहे हो। दिस एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जैसे एक अंडा होता है, उस अंडे को आपने देखा होगा कि उसके एकदम इंटीरियर में एक येलोइश नेचर होता है। वो येलो नेचर का जो उसके अंदर कुछ भरा होता है वो होता है कोर, और उसके बाद जो व्हाइट कलर होता है वो होता है मेंटल। वो जो आउटर मोस्ट जो शेल होती है उस एग की, वो होती है क्रस्ट। फिर इन्हीं के बारे में और हम जानते हैं क्या होते हैं ये। अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के दो सोर्सेस है, ध्यान से समझना। अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के दो सोर्सेस है। एक सोर्स डायरेक्ट सोर्स, दूसरा सोर्स इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स बोलता है कि डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर लो, और इनडायरेक्ट सोर्स बोलता है कि किसी और तरीके से बट अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करें। तो डायरेक्ट सोर्स के अंदर आती माइनिंग। माइनिंग तो आप जानते हो, खदानों को खोदना, जैसे कि जिससे कोयले निकलते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स निकलते हैं, तो उन्हीं माइनिंग के थ्रू अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता किया जा सकता है। अर्थ माइनिंग का मतलब यहां पर यह है कि अर्थ को इतना डीप, इतना गहरा गड्ढा करो जो कि 6400 किलोमीटर का हो, और उस गड्ढे के साथ साथ आप अर्थ के सेंटर तक चले जाओ और पता कर लो कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। क्या आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हो? एक 5 फुट का गड्ढा खोदने के लिए हमको 2 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो 6400 किलोमीटर डेप्थ तक एक गड्ढा करने में कितना टाइम लगेगा? और दूसरी बात, जब जैसे ही धीरे धीरे आप अंदर की तरफ जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो डायरेक्टली जो यहां पर बता रखा माइनिंग, इट इज नियरली इंपॉसिबल। माइनिंग के थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर ही नहीं सकते। माइनिंग के बाद वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वोल्केनो के थ्रू अंदर से लावा निकल के बाहर आ रहा था, वही लावा सोलिडिफाई हो रहा था और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग लैंड फीचर्स, रिलीफ फीचर का फॉर्मेशन कर रहा था। तो उसी वोल्केनो से पता कर लेते हैं, उसी के लावा की स्टडी कर लेते हैं, वो भी तो अर्थ के इंटीरियर से आ रहा, वहां से शायद हमें पता चल जाए कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। बट यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये नहीं पता है कि ये जो लावा आ रहा है ये अर्थ के मेंटल से आ रहा है, अर्थ के कोर से आ रहा है, या लोअर क्रस्ट से आ रहा है। तो वोल्केनिज्म के थ्रू भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता
नहीं कर सकते। वोल्केनिज्म के बाद यहां पर दो पॉइंट आते, एक तो मीटियोरॉइड्स और दूसरा सिस्मोलॉजी। मीटियोरॉइड्स और सिस्मोलॉजी, दिस बोथ आर इनडायरेक्ट सोर्स टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इनडायरेक्ट मतलब किसी दूसरे तरीके से अर्थ के बारे में पता किया जाए। मीटियोरॉइड, जब हमारा सोलार सिस्टम बना था, जब टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई थी, तो एक्सप्लोड हो जाने के कारण क्या हुआ था, धीरे धीरे यूनिवर्स के अंदर स्टार्स बने थे, प्लैनेट्स बने थे, और उन्हीं के साथ साथ बने थे मीटियोरॉइड्स भी, एस्टेरॉइड्स भी। तो कई स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं कि इन्हीं मीटियोरॉइड्स की साइंटिफिक स्टडी कर लो, क्योंकि ये भी तो उसी का पार्ट है ना जिससे अर्थ बनी थी, तो शायद इससे इनडायरेक्टली हमें अर्थ के बारे में पता चल जाएगा। बट ये जस्टिस नहीं होगा प्रॉपर अर्थ की स्टडी करने के लिए। दूसरा सोर्स होता है दोस्तों सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी से अर्थ के इंटीरियर का पता कर लेते हैं। सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। जहां सिस्मिक वर्ड आ जाता है, सिस्मिक वर्ड का मीनिंग होता है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक वेव के थ्रू अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करने से पहले हम अर्थक्वेक वेव के बारे में छोटा सा कुछ जानते हैं। यह है हमारी अर्थ, और अर्थ पर अर्थक्वेक आता है। जिस पॉइंट से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है वो पॉइंट अर्थ के इंटीरियर में होता है। अर्थक्वेक एकदम से सरफेस पर नहीं आता है, अर्थक्वेक अर्थ के इंटीरियर में आता है, एक हिडन पॉइंट होता है, और उस हिडन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस या फिर हाइपो सेंटर। हाइपो सेंटर और फोकस जो होता है ये अर्थ के इंटीरियर में होता है। फिर इस हाइपो सेंटर और फोकस से कुछ वेव्स चलती हैं, उन वेव्स को हम बोलते हैं बॉडी वेव, क्योंकि ये अर्थ की बॉडी के अंदर चल रही है। ओरिजिन कहां से हुआ? फोकस से। फोकस से ओरिजिनेट होने के बाद वेव ऊपर की तरफ बढ़ेगी, अर्थ की क्रस्ट की तरफ। ये तो अर्थ की क्रस्ट है, तो जब वेव अर्थ की क्रस्ट की तरफ आएगी, अर्थ की क्रस्ट पर जैसे ही वेव सबसे पहली बार टच करेगी, जिस पॉइंट पर सबसे पहली बार अर्थक्वेक की वेव्स अर्थ को टच करेगी, उस पॉइंट को हम नाम देंगे एपिसेंटर। अर्थ के इंटीरियर में जो है दैट इज द हाइपोसेंटर, जो कि हिडन पॉइंट है, जिसे आप नहीं देख सकते। सपोज करो आप चल रहे हो और आपके नीचे जमीन में कहीं नीचे अर्थक्वेक आया, बहुत नीचे आया, तो उसका हाइपोसेंटर कहां होगा? अर्थ के इंटीरियर में। और वही अर्थक्वेक वेव्स धीरे 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 ऊपर उठ के आएगी और वो अर्थ क्रस्ट को हिट करेगी। और जिस अर्थ क्रस्ट पर आप खड़े हो और एकदम से हिट करेगी, तो वहां पर सडनली ऐसा ट्रेमर्स जनरेट होंगे, वहां पर वाइब्रेशन होगा, और वही वाइब्रेशन एनर्जी होती है अर्थक्वेक। तो जो वेव्स फोकस से जनरेट हुई थी और अर्थ के क्रस्ट तक गई, उन वेव्स को हमने बोला बॉडी वेव। समझ में आ रहा है? अर्थक्वेक जहां से ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिनेट होने के बाद जो वेव्स अर्थक्वेक की इस एनर्जी को अर्थ के क्रस्ट तक लेके गई, उन वेव्स को हमने बोला बॉडी वेव। और इन बॉडी वेव को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पी वेव एंड एस वेव। पी मींस प्राइमरी वेव, एस मींस सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, बात ये याद रखना हमें, प्राइमरी वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि प्राइमरी वेव तीनों मीडियम से पास हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई रिपीट, प्राइमरी जो वेव होती है, प्राइमरी जो बॉडी वेव होती है अर्थक्वेक की, उस बॉडी वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से पास हो सकती है। और वही सेकेंडरी वेव, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इट कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड। लिक्विड में सेकेंडरी वेव पास नहीं हो सकती। तो प्राइमरी वेव कहां से पास हो सकती है? एक बार और, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट प्राइमरी वेव का जो मोमेंट है, जो उसकी स्पीड है, वो उसकी स्पीड डेंसिटी के साथ साथ चेंज होगी। जैसे कोई सा एरिया है जिसके अंदर, जैसे ये एरिया, ये जो मेरा हाथ है, ये लैंड है, इस लैंड के ऊपर जब प्राइमरी वेव चलेगी तो उसकी स्पीड तेज होगी। और जब वो किसी ऐसे एरिया के अंदर जाए जहां पर डेंसिटी कम हो, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। मतलब हमें डाइवर्जेंट रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। कैसे? जब स्पीड ज्यादा होगी तो उसकी, जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्राइमरी वेव की स्पीड भी ज्यादा होगी, जब डेंसिटी कम होगी तो प्राइमरी वेव की स्पीड भी कम होगी। तो इसी से
पता लगाया गया कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, उस बारे में हम यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर इंटरनेशनल ऑफ यूनियन ऑन जियोडसी एंड जियोफिजिक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू पता लगाया कि अर्थक्वेक वेव्स को जब अर्थ के अंदर पेनिट्रेट किया गया, तो जब अर्थक्वेक वेव्स को अर्थ के अंदर पेनिट्रेट किया गया, तो पेनिट्रेट करने के बाद जो प्राइमरी वेव थी वो प्राइमरी वेव पास हुई पहले। जब प्राइमरी वेव मेंटल के अंदर गई तो उसकी स्पीड चेंज हुई बट वो पास हुई। जब वो कोर के अंदर गई तब भी उसकी स्पीड में चेंजेस आया बट वो पास हुई। तो इससे हमें क्या पता चला कि अर्थ के इंटीरियर में प्राइमरी वेव पास हो रही बट डेंसिटी अलग अलग है। अर्थ के क्रस्ट की डेंसिटी कुछ और है, अर्थ के मेंटल की डेंसिटी कुछ और है, अर्थ के कोर की डेंसिटी कुछ और है। तो यहां से हमें यह पता चला। दूसरा, फिर हमने सेकेंडरी वेव को पास किया, तो जैसे हमने सेकेंडरी वेव को पास किया तो जो ब्लैक कलर से आपको शो हो रही है, दिस वन इज योर सेकेंडरी वेव। तो जैसे हमने सेकेंडरी वेव को पास किया तो सेकेंडरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, एक बार और बताओ। सेकेंडरी वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास हो सकती है। तो जैसे ही सेकेंडरी वेव पास हुई तो सेकेंडरी वेव कुछ किलोमीटर तक गई और गायब, फिर आपको बीच में कहीं भी सेकेंडरी वेव देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे हमें पता क्या चला कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो सॉलिड है, ब्रिटल है नेचर में, और वहीं अर्थ का जो मेंटल है वो या तो लिक्विड है या सेमी लिक्विड है या फिर प्लास्टिक है नेचर में, क्योंकि अगर यदि वो भी सॉलिड होता तो सेकेंडरी वेव पास हो जाती। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हमें पता चला कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, बट एक बार और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट था मैंने यूज किया था, दैट इज द एपिसेंटर। एपिसेंटर इज द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड। एपिसेंटर के अलावा वो पॉइंट जो अर्थ के इंटीरियर में होता है, दैट इज द हाइपोसेंटर और फोकस। हाइपोसेंटर और फोकस इज द हिडन पॉइंट which is inside the earth surface from where the earthquake genesis, earthquake originated। और अर्थक्वेक ओरिजिनेट होकर कहां जाता है, अर्थ की क्रस्ट पर, और जो लेयर अर्थक्वेक को ओरिजिनेट करके अर्थ की क्रस्ट तक लेकर जाती है उन लेयर्स को हम बॉडी वेव बोलते हैं। और उन्हीं बॉडी वेव को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। अब जब हम अर्थक्वेक देखेंगे तो अर्थक्वेक के अंदर हम और दो वेव को पढ़ेंगे जिसे हम सरफेस वेव बोलते हैं। सरफेस वेव में भी दो नाम आते, रिलिक एंड लव। लव जो होता है LOVE, लव बच्चों सबसे डिवास्टेटिंग वेव होती है। अब कुछ लोगों को पता चल भी गया होगा या फिर कुछ लोगों को शायद आगे पता चल जाएगा। तो लव जो होता है वो सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग वेव होती है और सरफेस वेव होती है। जब अर्थक्वेक की बात करेंगे तो इस बारे में जरूर जानेंगे, बट ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अर्थक्वेक वेव का, क्योंकि उसका हमें यहां पर यूज था। तो अर्थक्वेक वेव के थ्रू हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को कैसे जाना। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के बेसिस पर अर्थ के इंटीरियर को कौन कौन से पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो डेंसिटी के बेसिस पर अर्थ के इंटीरियर को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया। जैसे अपर क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट किसे बोलते, दिस वन इज योर क्रस्ट। जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। मेंटल is situated between the crust and core. So mantle is the transitional layer between the crust and core. तो क्रस्ट में भी जो आउटर क्रस्ट है उस आउटर क्रस्ट की डेंसिटी है 2.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। उसी के बाद लोअर क्रस्ट, मतलब और थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं क्रस्ट के ही, तो लोअर क्रस्ट में यहां पर अर्थ की डेंसिटी होती है 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आउटर क्रस्ट में 2.7, इनर क्रस्ट में 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम मेंटल की बात करते हैं। मेंटल मतलब वो लिक्विड एरिया जहां पर सेकेंडरी वेव ट्रांसफर नहीं हुई थी और जहां पर प्राइमरी वेव ने अपने डायरेक्शन में चेंज लाया था। तो जो मेंटल वाला पोर्शन होता है उस मेंटल वाले पोर्शन की डेंसिटी होती है 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल के बाद हम कोर की तरफ बढ़ते हैं। तो आउटर कोर की अगर डेंसिटी की बात करें तो आउटर कोर की डेंसिटी होती है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और इनर कोर की डेंसिटी होती है 15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और ये डेंसिटी के बारे में हमें पता चला था अर्थक्वेक वेव से। ठीक है, समझ में आया इतना। हमने डेंसिटी के बेसिस पर देखा कि हमारी अर्थ कैसी होगी। डेंसिटी के अलावा हमने अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए सिस्मोलॉजिकल वेव देखी थी। अब इसके बाद हम
बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग अर्थ कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक जियोग्राफर हुए थे जिनका नाम था एडवर्ड सुइज, नाम लिख रहा हूं बोर्ड पर, एडवर्ड सुइज, SUESS। एडवर्ड सुइज ने बताया कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं और यही एलिमेंट जो अर्थ के अंदर है वो अलग अलग पार्ट में बसे हुए। अर्थ क्या, जो आउटर सरफेस है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, आउटर सरफेस के अंदर मिलता है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। अर्थ के मेंटल के अंदर मिलता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम और अर्थ के कोर में मिलता है निकल एंड फेरस। तो आउटर में सियाल, बीच में सीमा और कोर के अंदर नाइफ है या फिर निकल एंड फेरस। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ये एलिमेंट्स हमें अर्थ के अंदर मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, देखो क्रस्ट पूरा एक कंटिन्यूअस जोन है, मेंटल पूरा एक कंटिन्यूअस जोन है और कोर पूरा एक कंटिन्यूअस जोन है। जहां पर मेंटल और कोर आपस में मिलते हैं, जहां पर मेंटल और क्रस्ट आपस में मिलते हैं, तो एक जो ट्रांजिशनल जोन होता है उस ट्रांजिशनल जोन को हम डिसकंटिन्यू बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। दोस्तों डिसकंटिन्यूटीज याद रखना जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहां पर अलग अलग डिसकंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। जो आउटर क्रस्ट है जिसकी डेंसिटी कितनी थी, आउटर क्रस्ट की डेंसिटी थी 2.7, लोअर क्रस्ट की डेंसिटी थी 3। तो आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। फिर क्रस्ट और मेंटल या फिर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी या फिर मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी के बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, जो ट्रांजिशनल जोन है, उस ट्रांजिशनल जोन को हमने बोला रेपिड डिसकंटिन्यूटी। रेपिड डिसकंटिन्यूटी के बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हमने बोला गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उस डिसकंटिन्यूटी का नाम है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। एक बार और थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं, आप एक बार और देखिए। आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट एंड आउटर मेंटल, मोहो डिसकंटिन्यूटी, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, रेपिड डिसकंटिन्यूटी, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, आउटर कोर एंड इनर कोर, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अब ये जो डिसकंटिन्यूटी के पहले जो नाम दिए हैं ना, ये कुछ जियोग्राफर्स के नाम है, कुछ साइंटिस्ट के नाम है जिनने इस डिसकंटिन्यूटी की खोज की थी, इसलिए उनको इनका नाम दिया गया। तो ये थी डिसकंटिन्यूटी हमारी अर्थ के इनसाइड। तो यहां पर आपको डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है कि जो अर्थ बन गई, इस अर्थ के ऊपर 7 महाद्वीप कहां से आए, 7 कॉन्टिनेंट्स अर्थ सरफेस के ऊपर कहां से आए। अर्थ के ऊपर लिथोस्फीयर कैसे बना हमने देखा, अर्थ के इंटीरियर में क्या है वो हमने देखा। अब हम यहां बात करेंगे कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर टोटल जो 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड अफ्रीका, ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स अर्थ के ऊपर कहां से आए, उन कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स के इवोल्यूशन के रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो थ्योरी पोस्टुलेट की गई थी अल्फ्रेड वेगनर द्वारा। एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने एक थ्योरी पोस्टुलेट की थी जिसे बोला जाता है द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी जिसके थ्रू सारे कॉन्टिनेंट्स टूट टूट कर अलग अलग दिशा में गए थे, उसे हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा था। तो आइए बात करते हैं इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ऐसा क्या था और किस तरीके से इस धरती के बारे में जब हमने जाना, उसी धरती के ऊपर इतने महाद्वीप कैसे बने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अर्थ सरफेस के ऊपर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। याद रखना, अर्थ सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया अकेला था, कोई कॉन्टिनेंट नहीं था। मतलब ये अर्थ दिख रहा है, हाँ, ये अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट, और उस कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया, जो यहां पर लिखा हुआ है।
ओनली सुपर कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ एंड द ओनली मेगा ओशियन। अब एक कॉन्टिनेंट बचा तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? समंदर होगा। एंड दैट सेकंड या फिर जो मेगा ओशियन था, उस मेगा ओशियन का नाम था पेंथालासा। The only supercontinent is Pangaea and the only ocean is Panthalassa। एक अकेला पेंजिया था, कठोर सिकुड़ा हुआ। फिर पेंजिया ने सोचा, सिकुड़े तो दिले बेखबर और फैले तो सारा जमाना अपना है। और वहीं फिर पेंजिया ने टूटकर दो भाग में बटा। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेंजिया, ये जो पेंजिया था, फर्स्ट पेंजिया और ये ओशियन था पेंथालासा। पेंजिया फिर फर्दर दो पार्ट में टूटा। द नॉर्दर्न पार्ट इज एंड द सदर्न पार्ट। द नॉर्दर्न पार्ट इज टर्म्ड एज अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया। एंड द सदर्न पार्ट इज गोंडवाना। द सदर्न पार्ट इज गोंडवाना एंड द नॉर्दर्न पार्ट इज अंगारा लैंड या फिर पेंजिया। एकमात्र जो ओशियन था उसका नाम था पेंथालासा। जैसे ही कॉन्टिनेंट दो पार्ट में टूटा, पेंथालासा का पानी बीच में आ गया और जो बीच में वाटर आया, इस वाटर को हमने नाम दिया टेथिस सी। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स टूटना स्टार्ट हुए। आइए देखते हैं उन्हीं कॉन्टिनेंट्स के को टूटते हुए, किस तरीके से वो टूटे थे। पहले था एक पेंजिया, परमियन ईरा में 250 मिलियन ईयर एगो। पेंजिया के बाद दूसरा ट्रायसिक ईरा के अंदर लोरेशिया और गोंडवाना बने। जुरासिक ईरा के टाइम पर गोंडवाना और फर्दर कुछ पार्ट्स में टूटा और लोरेशिया भी टूट गया नॉर्थ अमेरिका में। क्रिटेशियस पीरियड में नॉर्थ अमेरिका अलग हुआ, साउथ अमेरिका अलग हुआ, अफ्रीका अलग हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुई, इस तरीके से अलग होने लगा। और प्रेजेंट डे, जो कि आज लास्ट में आप देख पा रहे हो, इस प्रेजेंट डे के मैप में धीरे धीरे करके टोटल 7 महाद्वीप बने। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हमारी अर्थ के ऊपर बने लेटर फेज के अंदर, जो कि आज है। और जिस तरीके से ये कॉन्टिनेंट उस एक पेंजिया से टूटे थे, हो सकता है इन फ्यूचर भी ये कॉन्टिनेंट टूटे, ये कॉन्टिनेंट जैसे हैं वैसे ना रहे। तो ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसके बारे में और। अच्छा, जब अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पहले एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वो एक कॉन्टिनेंट अलग अलग पार्ट में टूटा, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो फिर अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया कि क्या प्रूफ है जिसकी बुनियाद पर आप बोल रहे हो कि सारे कॉन्टिनेंट पहले एक थे और अब अलग अलग पार्ट में टूट गए। तो उसके रिगार्डिंग अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ एविडेंसेस दिए। उन एविडेंसेस को हम एक एक करके डीप में देखते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एविडेंस अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिग्सॉफिट। क्या होता है आगे हम देखेंगे। सेकंड, सिमिलैरिटीज ऑफ फॉसिल्स ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज इन एज ऑफ रॉक, अलग अलग कॉन्टिनेंट की जो रॉक थी उनकी एज में सिमिलैरिटीज थी। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कोल ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के ऊपर कोल मिला। उसके अलावा प्लेजर डिपॉजिट, तो प्लेजर डिपॉजिट भी उन्होंने बताया था। ये क्या होते हैं, इनको एक एक करके हम जानते हैं। फर्स्ट इज फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहां पर आप देख रहे हो कि एक है साउथ अमेरिका और दूसरा अफ्रीका। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा ये दोनों को अगर यदि आप पास लाओगे तो जैसे एक पजल होता है, उस पजल में जब चीजें आपस में जुड़ जाती है, उसी तरीके से इन दोनों की लाइन भी आपस में जुड़ जाएगी। और इसको उन्होंने नाम दिया फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट या फिर जिग्सॉफिट। समझ में आया आपको? ये दो अलग अलग कॉन्टिनेंट को जब पास लाया गया तो आपस में इस तरीके से जुड़ गए, इतने बढ़िया तरीके से जुड़ गए, इतने बढ़िया तरीके से अलाइंड हो गए कि सब ज्योग्राफर्स ने एक्सेप्ट किया कि वेगनार ने जो पॉइंट बोला वो सच है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका एक और, ये वाली जो डार्क कलर में आप जो देख पा रहे हो और जो इस तरफ डार्क कलर में, ये दोनों आपस में अलाइंड हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। पजल जो होता है वो यहां पर
फिट हो जाता है। तो कॉन्टिनेंट्स इस तरीके से अटैच होने लगे। जो उनका पहला था फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट या फिर जिगज़ॉफिट, इसे सबसे पहला एविडेंस माना गया। दूसरा एविडेंस जो उनका था दैट इज प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स ऑन अनदर साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। बच्चों, फॉसिल क्या होता है? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाने के बाद जब वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक अर्थ के इनसाइड रहते हैं, थाउजेंड्स डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो प्रॉपर्टी चेंज करके बन जाते हैं फॉसिल या फिर फॉसिल फ्यूल। तो एक स्पीसी है, एक रेप्टाइल, स्मॉल रेप्टाइल है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिश वाटर में तैरना जानता है। वो रेप्टाइल दोनों कॉन्टिनेंट में मिला, साउथ अमेरिका में भी और अफ्रीका में भी। पहली बात, ब्रेकिश वाटर क्या होता है? दोस्तों, तीन तरीके पानी होते हैं, तीन तरह के पानी होते हैं। आप उसको अलग कर दो, वो अलग बात है। बाकी नॉर्मली 3 टाइप्स होते हैं वाटर के। पहला फ्रेश वाटर या फिर पोर्टेबल वाटर, जिसे हम कंज्यूम करते हैं, हम इंटेक करते हैं, हम पीते हैं। दूसरा होता है सलाइन वाटर, जो कि समंदर का होता है, जिसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम नहीं पी सकते। इन दोनों के बीच में एक वाटर होता है जिसे हम ब्रेकिश वाटर बोलते हैं, जो फ्रेश वाटर से थोड़ा सा ज्यादा सलाइन होता है और सलाइन वाटर से थोड़ा सा कम सलाइन होता है। मतलब समुद्र के पानी से कम खारा और मीठे पानी से थोड़ा सा ज्यादा खारा। दैट इज द ब्रेकिश वाटर, जिसकी सैलिनिटी, अगर जो फ्रेश वाटर होता है उसकी सैलिनिटी होती है 4, जो ओशन का वाटर होता है उसकी सैलिनिटी होती है 35, और जो ब्रेकिश वाटर होता है उसकी सैलिनिटी होती है 10। मतलब ब्रेकिश वाटर फ्रेश वाटर से ज्यादा सलाइन और सलाइन सोल्टी वाटर से कम, जो सी वाटर है उससे कम सलाइन। तो इसके अंदर एक रेप्टाइल मिलता था जिसे बोलते थे मीसोसोरस। तो ये जो मीसोसोरस है, ये मीसोसोरस साउथ अमेरिका में मिलता था और अफ्रीका के अंदर मिलता था। साउथ अमेरिका के अंदर ये जो मीसोसोरस मिलता था, सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेकिश वाटर के अंदर तैर सकता है। ये कभी भी इस खारे पानी के अंदर, खारे पानी के समुद्र के अंदर नहीं तैर सकता। अगर मीसोसोरस इस सलाइन वाटर के अंदर स्विम नहीं कर सकता है, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में टोटल 4800 किलोमीटर तक फैला हुआ है अटलांटिक ओशियन। तो अगर वो स्पीसीज जो कि खारे पानी में तैर नहीं सकती, तो वो इस एरिया से इस एरिया पर भी नहीं जा सकती। ये कब गई होगी? जब ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े होंगे। जब ये दोनों कॉन्टिनेंट जुड़े होंगे तो ये मीसोसोरस चल के यहां तक आ गया होगा। मीसोसोरस इज नॉट लाइक अ सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, या फिर जिसे हम सोल्टीज बोलते हैं। मीसोसोरस एक स्मॉल स्पीसीज होती है, जो रेप्टाइल की स्पीसीज होती है, जो कि रेंगते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ जो मीठे पानी के अंदर तैर सकते हैं, जो खारे पानी के अंदर तैर नहीं सकते। तो वहां से हमको पता चला कि अगर ये मीसोसोरस इस खारे पानी के अंदर स्विम नहीं कर सकता, तो ये इतने बड़े समंदर को पार कैसे करेगा? और अगर इतने बड़े समंदर को पार नहीं करेगा, मतलब बीच में समंदर नहीं था, तभी जब दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे के पार्ट है। ये होते हैं मीसोसोरस, जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर स्विंग करते हैं। ये सलाइन वाटर के अंदर स्विंग नहीं करते। सलाइन वाटर में स्विम करने वाले दूसरे क्रोकोडाइल होते हैं। दीज आर दी सोल्टीज, जो कि खारे पानी के मगरमच्छ जिन्हें कहा जाता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के डेल्टा के मुहाने पर मिलते हैं। जहां गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर मिलती है, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे घना डेल्टा बसा हुआ है, जिसे सुंदरबन कहा जाता है। उस सुंदरबन के अंदर, भीतरकनिका के अंदर, चिलिका के अंदर हमें इतने बड़े बड़े 20-20 फुट के मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। ये मगर ऐसे होते हैं, ये क्रोकोडाइल ऐसे होते हैं जो कि सोल्ट वाटर में तैर सकते हैं। तो इस टाइप के अगर क्रोकोडाइल की बात होती, इनका स्केलेटन मिलता, तो हम ये मान जाते कि ये अफ्रीका से साउथ अमेरिका तैरकर चले गए होंगे। बट हमें किसका स्केलेटन मिला अलग अलग जगह? मीसोसोरस का, जो कि बिल्कुल भी सलाइन वाटर के अंदर स्विम नहीं कर सकते। तो यहां पर यह एक्सेप्ट किया गया कि ये मीसोसोरस चलकर गए होंगे। इसके अलावा एक और उन्होंने बात कही, इट इज लेमुर। लेमुर एक तरीके का एक मंकी होता है जो टेढ़ा भगता है। जब आप उसके सामने सीधे जाओगे वो टेढ़ा दौड़ेगा। तो ये जो लेमुर है, ये लेमुर हमें 2 जगह देखने को मिलता है। एक मेडागास्कर के अंदर, जो कि अफ्रीका में है, और दूसरा वेस्टर्न घाट के अंदर। अब ये बंदर, आप सोच सकते हो क्या इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये इस 3000 से 4000 किलोमीटर दूर तक फैले हिंद महासागर के अंदर तैरकर
इंडिया में आ जाए? नहीं, ये बंदर दोनों जगह इसलिए मिलते हैं क्योंकि पहले ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े थे, और जब ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े थे तब ये एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ चलकर चले गए, इसीलिए हमें दोनों कॉन्टिनेंट पर लेमूर भी दिखाई देते। ये उनका सेकंड एविडेंस था। थर्ड एविडेंस था एज सिमिलैरिटीज इन एज। साउथ अमेरिका से एक रॉक का सैंपल लिया, एक रॉक का सैंपल लिया अफ्रीका से। दोनों रॉक की जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई, रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक स्टडी होती है जिससे अर्थ की एज का पता चलता है। तो जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई तो उससे पता चला कि जो साउथ अमेरिका की जो रॉक थी और जो रॉक अफ्रीका की थी, दोनों रॉक्स की एज इक्वल थी, और दोनों रॉक्स की एज इक्वल हो जाने के कारण यह पता चल गया कि ये दोनों जुड़े ही होंगे, तभी तो बराबर उम्र के। ऐसा नहीं है कि 15 साल का एक 20 साल का, नहीं, 15 साल 20 साल मजाक की बात है। इन एज, अगर यदि हम अर्थ की एज की बात करें तो कोई 2000 मिलियन पुरानी है, कोई 5000 मिलियन पुरानी, इस टाइप से आती है। तो ये एज जब पता की गई तो साउथ अमेरिका की रॉक की एज और अफ्रीका की रॉक की एज, दोनों की एज इक्वल थी। तो यहां पर यह अज्यूम किया गया कि दोनों कॉन्टिनेंट कभी एक ही का पार्ट हुए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेजर डिपॉजिट। प्लेजर डिपॉजिट का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड। तो जो गोल्ड का डिपॉजिट है, वो गोल्ड का डिपॉजिट हमें ब्राजील के अंदर भी मिला, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है, जो कि साउथ अमेरिका में ईस्टर्न पार्ट में है ब्राजील। और उसी के साथ साथ वही गोल्ड का डिपॉजिट हमें अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट घाना के अंदर देखने को मिला। घाना को गोल्ड कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो घाना के अंदर भी गोल्ड देखने को मिला और ब्राजील के अंदर भी गोल्ड देखने को मिला। तो इससे यह पता चलता है कि इधर भी गोल्ड और इधर भी गोल्ड, जब ये दोनों थे तो ये दोनों शायद एक ही रिजर्व का पार्ट होंगे। ये शायद इन पास्ट ये दोनों प्लेट एक साथ रही होगी, तभी यहां भी गोल्ड मिलता है और यहां भी गोल्ड मिलता है। तो ये प्लेजर डिपॉजिट भी उनका एक अगला एविडेंस था। इसके बाद उन्होंने बात की थी प्रेजेंस ऑफ कोल ऑन अंटार्कटिका। देखो, कोल जो होता है वो एक फॉसिल फ्यूल होता है, और कोल किन चीजों से मिलकर बनता है? कोल बनता है जब डेड ऑर्गेनिज्म अर्थ के अंदर कई हजार साल तक, कई हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर रहे, तब जाकर बनते हैं फॉसिल फ्यूल। तो जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका हमारा साउथ पोल है, और साउथ पोल के पास लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बहुत कम है। तो अगर साउथ अंटार्कटिका या फिर अंटार्कटिका के ऊपर कोल मिलता है तो अंटार्कटिका अपनी जो लोकेशन, उस लोकेशन पर नहीं होगा। अंटार्कटिका या तो ट्रॉपिक्स के बीच में होगा, तभी उसके ऊपर पेड़ पौधे लगे होंगे, तभी उसके ऊपर लिविंग लाइफ रही होगी, जानवर आए होंगे। तो अंटार्कटिका जो कि पोल पर है, जहां पर सिर्फ ठंडा एरिया है, वहां पर अगर हमें कोल मिलता है तो कोल वहां तो नहीं मिल सकता। वो कोल तब मिलेगा जब अंटार्कटिका यहां कहीं बीच में हुआ होगा। और जैसा कि अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था दैट अंटार्कटिका वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, जो पेंजिया 2 पार्ट में टूटा था, तो लोअर हिस्से का पार्ट था अंटार्कटिका। तो उन्होंने बोला कि अगर अंटार्कटिका पर कोल मिल रहा है तो अंटार्कटिका पहले लोअर लेटिट्यूड्स में हुआ होगा, जहां पर उसके ऊपर पेड़ पौधे रहे होंगे, और वो पेड़ पौधे मर गए, वो अर्थ के अंदर दब गए और आज बन गए फॉसिल। तो फॉसिल जो अंटार्कटिका के ऊपर मिले थे कोल के फॉर्म में, वो उनकी हाइपोथेसिस, उनकी थ्योरी को एक और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी बातें कहने के बाद भी अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड महान की ये जो थ्योरी थी ये रिजेक्ट कर दी गई। ऑल्दो उसके एविडेंसेस सभी सच थे, बट जो उन्होंने रीजन बताया था, जो फोर्स बताया था बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग, वो फोर्स सही नहीं था, वो फोर्स गलत था, और उस फोर्स के गलत होने की बुनियाद पर उनकी थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई। अब कुछ और हाइपोथेसिस, कुछ और थ्योरी है जिन्होंने बताया था कि कुछ और फोर्सेस है जो कि अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स है, उन कॉन्टिनेंट्स के टूटने के लिए मदद की थी। कुछ कारण थे, कुछ बल थे जो कि धरती के अंदर से ही जनरेट हुए थे, जिनने कॉन्टिनेंट्स को तोड़ दिया। पर उससे पहले हम यह देखते हैं कि इनके टूटने का कारण अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया था। तो अल्फ्रेड वेगनर ने इन कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग के कुछ कारण बताए थे। पहला रीजन अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन। सन और मून अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सन, ये मून और ये अर्थ, और जब अर्थ के ऊपर सन और मून ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया कि अर्थ के कॉन्टिनेंट्स टूट गए।
अर्थ का पेंजिया दो पार्ट में टूट गया, एक अंगारा, दूसरा गोंडवाना, और फर्दर उसी तरीके से ये टूटता रहा। क्यों टूटा? क्योंकि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा, ग्रेविटेशनल ट्रैक्शन लगा सन का और मून का, उसी के कारण ये टूट गए। बट कुछ साइंटिस्ट ने इसका क्रिटिसिज्म किया, इसको क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने बताया कि अगर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में इतनी ताकत होती कि वो अर्थ के ऊपर महाद्वीप को तोड़ दे, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर इतनी पावर भी होना चाहिए कि वो अर्थ की रोटेशन को रोक दे। आप खुद सोचो, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, किसी फोर्स के अंदर इतनी ताकत है कि वो अर्थ के अंदर से कॉन्टिनेंट को तोड़ दे, तो उस फोर्स के अंदर इतनी ताकत भी होगी कि अर्थ के रोटेशन को रोक दे। बट अर्थ का रोटेशन नहीं रुका, आज भी दिन होता है उसी वक्त, आज भी रात होती है उसी वक्त। तो इसलिए उनका ये जो रीजन था बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग, इसे नकार दिया गया। फिर भी वो चुप नहीं बैठे, फिर उन्होंने बोला मैं दूसरा रीजन दूंगा। फिर उन्होंने दूसरा रीजन दिया, दैट इज पोलर फ्लिंग फोर्स। उन्होंने बोला कि अर्थ जब अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो उसी रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। जैसे मैं एक पत्थर लूं, उस पत्थर में एक धागा बांध लूं और उस धागे को मैं रोटेट करूं, और जैसे मैं उसे लीव करूंगा तो धागा दूर जाएगा। उसी तरीके से अर्थ के अंदर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अर्थ का जो इक्वेटर है, ये जो अर्थ है, इस अर्थ का इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तेज लगा। वो तेज लगने के कारण कॉन्टिनेंट्स टूट के पोल तरफ जाने लग गए, पोल तरफ फ्लाई करने लगे। मतलब कॉन्टिनेंट्स जो कभी इक्वेटर पर हुआ करते थे, वही कॉन्टिनेंट्स टूटे, बाइफरकेट हुए, और बाइफरकेट होकर पोल तरफ मूव करने लगे। और जब वो कॉन्टिनेंट्स पोल तरफ गए तो उसको उन्होंने बोला पोलर फ्लिंग फोर्स। उन्होंने बोला कि जो पेंजिया था, पेंजिया पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा और वो बीच में से टूट गया। तो जैसे पेंजिया बीच में से टूटा, तो टूटते क्या हुआ? अंगारा ऊपर चला गया और गोंडवाना नीचे आ गया, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर। फिर बाकी के साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता तो आज सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पोल पर होने चाहिए, कुछ नॉर्थ पोल पर, कुछ साउथ पोल पर, बट ऐसा नहीं है। आज भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर बहुत ज्यादा लैंडमास आता है, लैंडमास का बहुत बड़ा पार्ट इसके बीच में आता है। तो इस बुनियाद पर उनका दूसरा पॉइंट भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन दिलाना चाहता हूं कि हमने क्या देखा। पहले हमने देखा अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवॉल्यूशन, अर्थ के रोटेशन रिवॉल्यूशन के बाद हमने अर्थ का इंटीरियर देखा। तो अर्थ के इंटीरियर के अंदर हमने पहले देखा अर्थ के इंटीरियर को जानने के अलग अलग सोर्स। कुछ डायरेक्ट सोर्स थे, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स थे। डायरेक्ट सोर्स को हमने देखा, ज्यादा काम के नहीं थे। फिर हमने इनडायरेक्ट सोर्स में सिस्मोलॉजी को देखा। सिस्मोलॉजी के अंदर मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको अर्थक्वेक का और अर्थक्वेक के स्ट्रक्चर का। उसके बाद हमने देखा कि जब सिस्मिक वेव अर्थ के अंदर जाती है तो पी वेव और एस वेव ने किस तरीके से अपना डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया। जब उनका डिफ्लेक्शन हुआ तो हमें पता चला कि अर्थ के अंदर डेंसिटी के बेसिस पर अलग अलग लेयर बनी है। फिर हमने अर्थ को अलग अलग लेयर में बांटा, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल, कोर देखे। फिर अर्थ को हमने केमिकल के बेसिस पर अलग अलग पार्ट में देखा, जिसमें हमने सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और निकल एंड आयरन देखे। ये हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में देखे। फिर हमने अलग अलग डिस्कंटिन्यूटीज देखी। सबसे ऊपर कॉनोरोड डिस्कंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, कॉनोरोड डिस्कंटिन्यूटी, मोहोविक डिस्कंटिन्यूटी, रेपिथे डिस्कंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी एंड लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। तो अलग अलग डिस्कंटिन्यूटीज की बात करी। फिर हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा कि कॉन्टिनेंट सबसे पहले एक पेंजिया था, दो पार्ट में टूट गया। नॉर्दर्न पार्ट जो पेंजिया का था अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया, सदर्न पार्ट गोंडवाना। गोंडवाना अगेन चार पार्ट में टूट गया, जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इस तरीके से वो टूटता गया। तो जो गोंडवाना था वो टूटा। फिर उसके टूटने के एविडेंसेस जो थे उसमें हमने पहला एविडेंसेस देखा जिग्जोफिट, दूसरा रॉक ऑफ सेम एज ऑन अनदर साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, तीसरा हमने देखा सिमिलैरिटीज इन फोसिल्स। दोनों कॉन्टिनेंट पर अलग अलग जगह सेम टाइप के फोसिल्स मिलते हैं। फोसिल्स के बाद हमने प्लेजर डिपॉजिट देखा। फिर हमने देखा प्रेजेंस ऑफ कोल ऑन अंटार्कटिका। फिर जो अल्फ्रेड वेगनर ने फोर्सेस बताए थे उन दोनों फोर्सेस की बात कर दी, ग्रेविटेशनल ट्रैक्शन ऑफ मून एंड पोलर फ्लिंग फोर्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्डेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट? जो सबसे ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसे सुपर कॉन्टिनेंट मैंने कहा, उसका नाम क्या है? आप जरूर कमेंट में बताइएगा इसका क्या नाम है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी है, जुपिटर है, वीनस है या अर्थ है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर डाउट होगा तो कल अगले सेशन में बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा कि कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट है और उसका क्या रीजन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, लार्जेस्ट लेटीट्यूड ऑन द अर्थ सरफेस। लेटीट्यूड जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उनमें सबसे बड़ी लेटीट्यूड अर्थ के ऊपर कौन सी है? उसके बाद नंबर ऑफ टोटल लॉन्गिट्यूड, हमारी अर्थ के ऊपर जो वर्टिकल लाइंस है उनके टोटल नंबर कितने हैं? तो ये सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब इसी के साथ साथ हम आज का हमारा प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं। कल आगे हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और पुराने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।